पारस निमरा अहमद। पारस की अभी तरफ इसकी तरफ पूछती, वो कॉकरोच। इसने सर झुकाया, जूते की नोक से पत्ते पत्ते हटाए तो सरसराने की आवाज आई। जैसे कोई कीड़ा तेजी से आगे दौड़ा हो, वो उदासी से हंसी। जंगल के बयाने में इसकी हंसी ने जिंदगी भर दी थी। पता है, मेरी और रिजवान की पहली बाज़ाब्ता मुलाकात भी एक कॉकरोच की वजह से हुई थी। वो कहती हुई फिर से आगे बढ़ने लगी। रिजवान, आप क्यों चले गए? फाइज के तस्मा लपेटे हाथ अभी तक फिजा में थे, सांस भी रुकी हुई थी। वो उसकी दस्तरस से दूर होने लगी, तब भी वो नहीं हिला। भाई जी का जिक्र हर शय पे छाने लगा। कोई मंत्र सा था जो वो फूंक गई थी। बहुत अकेला कर गए हैं वो मुझे, ये शिकवा इनसे हमेशा रहेगा। वो अब इसे चंद गज दूर थी। इसकी आवाज़ हल्की हो गई थी। वो अभी तक मुड़ी नहीं थी, बस अपनी राह में चलती जा रही थी। हालांकि जाने वाला जानकर साथ नहीं छोड़ता, फिर भी शिकवा इसी से होता है, पता नहीं क्यों। फाइज, वो जैसे इसको अपने अकब में महसूस ना करते हुए रखी और दोबारा फाइज पुकारते हुए मुड़ी। वो बिजली किसी तेजी से झुककर बजाए जूते को ठीक करने लगा। क्या हुआ? पारस ने चंबे से ऐसे देखा, कुछ छूट गया था, बस निकल आया। जूते में एड़ी की तरफ उंगली डालकर कुछ निकालते हुए जबरन था जरा सा मुस्कुराया, फिर हाथ झाड़ते उठा। गला बांधे तस्वीर पहले ही जेब में डाल चुका था। वो सर हिलाकर वापस मुड़ गई और इसी रफ्तार से चलने लगी जैसे इसके साथ मिलने का इंतजार भी ना हो, जैसे एक दफा बस रस्मन पूछा हो। वो अब शिकस्त खुर्दा सा धीरे धीरे कदम उठा रहा था। इसका हाथ दोबारा जेब में पड़े तस्मे की तरफ नहीं गया था। जा ही नहीं सकता था। इसके चेहरे पर इस्तराब था, बेबसी थी, तजब्जुब था और मायूसी भी। ऑफिस में मिलते हैं। वो अब भी इसे काफ़ी आगे थी। जब जंगल के इख्तिताम पर रुककर मुड़ी, फिर इसका चेहरा बस लम्हे भर के लिए देखकर आगे बढ़ गया। वो सर भी ना हिला सका, मुस्कुरा भी ना सका। रिजवान, आप क्यों चले गए? रिजवान, आप क्यों? रिजवान। अगर वो मंतर था तो इसका तलस्सुम फाइज के हारी वजूद पे छा गया था। अगर वो झूठ का जाला था तो वो इसमें लपट जाने को भी तैयार था। तुम्हें क्या लगता है, अगर वो ये अल्फाज ना कहती तो तुम इसे कत्ल कर देते? मेरा ख्याल है कि तुम तब भी ऐसा ना करते। कॉफ़ी का कप उठाकर घूंट भरने से कप तनवीर साहब ने बगौर इसे देखते हुए तबसरा किया और फिर कप लबों से लगा लिया। फाइज का कप इसके सामने रखा ठंडा हो रहा था। वो तनवीर साहब के ऑफिस में आमने सामने बैठे थे। तनवीर साहब घूंट भरते हुए इसे गहरी नजरों से देख रहे थे। अलबत्ता वो उलझा उलझा सा अपने कप से बेनिगाहें जमाए वहां से बहुत दूर लग रहा था। अगर वो ये ना कहती तो मैं इसका गला वाकई दबा देता। वो लब भेंजे बोला, जैसे खुद पे गुस्सा आने लगा हो। तनवीर साहब ने मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में सर झटका। फैजी, ऐसा नहीं हो सकता। तुम बहुत कुछ हो सकते हो, कातिल नहीं। इसे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? भाई जी का बदला और होटल, वो खुद कलामी के अंदाज में बोला। तनवीर साहब ने कप मेज पर रखा, टेक लगाई और आंखें सुखे गौर से इसके तासुरात देखने लगी। फैजी, तुम मरी अपने भाई जी के लिए आए हो या होटल के लिए? फिजान चौंका, फिर अपने आप को संभाल कर सर झटका। अफकोर्स भाई जी के लिए। होटल की बात से मेरा ये मतलब नहीं था, मगर पारस ने इस पर कब्जा कर रखा है, वो हमारा है। गलत। रिजवान साहब ने अपनी जिंदगी में ही इसे पारस के नाम कर चुके थे। कानूनी तौर पर वो तुम्हारा नहीं है, मगर 6 में से 3 होटल्स भाई जी इसके नाम कर दिए हैं। हम इनके सगे बहन भाई हैं, सारी जिंदगी साथ गुजारी है। इस जायदाद के अहल हम थे, वो नहीं। इसका चेहरा फिर से तमतमाने लगा। वो अदाकारा है, जादूगरनी है। इसने भाई जी को नामालूम किस तरह वर्गला कर अपने नाम लगवा लिया, मगर वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकती। इसने गुस्से से मुट्ठी मेज पर मारी। उसे रह रहकर खुद पछतावा आ रहा था। कितना अच्छा मौका था, मैं मार सकता था इसे। फिर इसका गला दबाकर लाश पहाड़ी से नीचे फेंक देता और जैसे इसने भाई जी का पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, इसका भी ना होने देता, मगर नहीं। मैं 6 फुट का आदमी इसकी एक फिक्र पे हार गया। वो उठकर बेचैनी और तैश से टहलने लगा। सुबह क्या हो गया था मुझे? क्यों भूल गया कि वो मेरे भाई जी की कातिल है? क्यों मैं एक लम्हे भर को इसे माफ़ कर दिया? आखिर क्यों? इसने दीवार पे मुक्का मारा। तनवीर साहब ने तासुब से सर झटका।
इस एक फिक्र में ऐसा क्या खास था जो तुम्हारा इतना अटल इरादा बदल गया? इसने कब से नफे में सर हिलाते हुए आंखें मूंदी। वो दीवार से लगाकर खड़ा हुआ। मान था इसमें, मोहब्बत थी, जैसे वो भाई जी को बहुत मिस करती हो, जैसे इनके पास जाना चाहती हो। बहुत खालिस लहजा था इसका। इसने आंखें खोली और अपनी जख्मी निगाहों से तनवीर साहब को देखा। और इसके इस खलूस के बाद भी तुम दोबारा क्यों समझने लगे हो कि वो रिजवान साहब की कातिल है? जवाब में बेबसी से इतनी मुट्ठियां भींची, क्योंकि वो खलूस, वो मान, वो लहजा सब दिखावा था। वो अदाकारी कर रही थी और मैं इसके फ्रेब में आ गया। सुबह की इस घड़ी वीरान जंगल में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के सामने इस अदाकारी करने की क्या ज़रूरत है? वो बिल्कुल भी उलझे हुए अंदाज में सवाल नहीं कर रहे थे, बल्कि इनका लहजा बहुत नब्बतुल्ला, बहुत मुहतात था। जैसे गर्म लोहे की तपिश का अंदाज़ा लगाने को एहतियात से उंगली की इससे छूते ही वापस खींच लो, जैसे गर्म लोहे पे ज़ब लगाने का कोई इरादा ना हो। क्योंकि मैं इसका फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं रिजवान हयात का अकलौता भाई हूँ और यकीनन वो ये बात जानती है। इसने शिकस्त खोरदा अंदाज में अपना सर दोनों हाथों में गिरा दिया। वो मेरे साथ खेल खेल रही है। वो मेरे असाब आजमा रही है। वो यकीनन मेरी असलियत जानती है। वो इंतज़ार करिए कि कब मैं इसके सामने आ जाऊँ। और तनवीर साहब ने आबरू अटकर गर्म लोहे को फिर हल्का सा छुआ और इससे ये कुर्सी छीन ली जिससे पे भाई जी मुझे बिठाना चाहते थे। वो बेबसी और तनफ़ुस से कहता इनके सामने वापस आ बैठा। रिजवान इस कुर्सी पे तुम्हें बिठाना चाहते थे? आर यू श्योर फैजी? उन्होंने इसकी कॉफ़ी की तरफ इशारा करते हुए अपना कप फिर से उठा लिया। फैज ने जवाब देने के लिए लब खोले और साथ ही निगाहें कॉफ़ी के कप पे गिराई। झोंक बैठ चुका था। पे बच्ची कुची क्रीम और कड़वे माए ने अजीब शक्ल इख्तियार कर रखी थी, जैसे ब्राउन, पिंक और सफ़ेद टेढ़ी मेरी सड़कें हों। और वो वाकई सड़कें ही तो थीं, गुजरगाहें जिन पे बहते माए के हर कतरे में कोई सुबह, कोई शाम, कोई रात छुपी थी। यादों की गुजरगाहें। रिजवान हयात ने कॉफ़ी का खून भरा और इसकी सारी बात पर जैसे सर हिलाते हुए कप मेज़ पर रखा। कलमों के सफ़ेद होते बाल, बहरूब मूछें, मगर आंखों में छाया एक बावकार, मेहरबान और मशफ़क़त सा तासुर। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? स्टडी टेबल पर इनके मुकाबिल मेज़ पर हाथ मिलाकर रखे आगे होकर बैठा फिक्रमंद सा नौजवान बोला। रिजवान हल्का सा मुस्कुराया। तुम होटल संभालना चाहते हो? इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए क्या होगी? मैंने प्याली फ्रिज में वापस रखी। कांच से कांच टकराया। फिक्रमंद नौजवान के तने असाब ढीले पड़े। वो बिलाखिर मुस्कुरा दिया। मुझे मालूम था कि आप खुश होंगे। फिर कब से काम शुरू करूँ मैं? कल से कर दो बेशक। वो मोहब्बत से मुस्कुराकर इसे देख रहे थे। ओके। वो खुश नज़र आ रहा था। मगर तुम किस होटल में काम करना चाहते हो? उन्होंने अपनी अधूरी छोड़ी फाइल दोबारा खोली और मेज़ पर रखी ऐनक आंखों पे लगा ली। जानता हूँ कि मरी वाला होटल आपका सबसे कीमती होटल है, मगर पहला और हेड ब्रांच तो लाहौर वाला ही है ना, इसलिए यहीं काम करना चाहूँगा। वैसे वो जैसे सोचने को रुका। आप सेठी साहब को कहाँ एडजस्ट करेंगे? रिजवान ने ऐनक के ऊपर से हैरत से देखा। सेठी साहब? हमारे जीएम? क्यों, वो कहाँ जा रहे हैं? मेरे आने के बाद तो इन्हें क्यों भेजना पड़ेगा ना? इसने अब के रिलैक्स अंदाज में बोला। क्यों, तुम तो फाइनेंस डिपार्टमेंट से शुरू करोगे ना, इनका इससे क्या ताल्लुक? शुरू? इसके आधा मुंह में था कि वो रुक गया। मुझे शुरू करने की क्या ज़रूरत है? मैं जीएम की सीट संभालने के लिए तैयार हूँ। अमेरिका की डिग्री लेकर आई हूँ, अब मज़ीद इंतज़ार कैसा? इसने जैसे इस बात को अहमक बच्चे की बेवकूफ़ी समझकर उड़ाया। रिजवान ने ऐनक उतारकर मेज़ पर रखी, फाइल पढ़े की और संजीदगी से इसे देखा। फैजी, तुम डायरेक्ट जीएम कैसे बन सकते हो? पहले दिन कोई भी बॉस नहीं बन सकता बेटे, नीचे से शुरू करना पड़ता है। आप तो पहले दिन से अपने होटल्स के मालिक हो। इसने आधा बिस्किट वापस रखा और खुफी से बोला। मैं पहले ही दिन एक 7 स्टार होटल का मालिक नहीं बन गया था। पहले दिन मैं एक ढाबे का मैनेजर बना। इस जगह तक आने में मुझे 30 साल लगे। तरक्की ऐसा ऐसा ही होती है। रिजवान ने गहरी सांस भरी। मुझे आपकी सक्सेस स्टोरी नहीं सुननी। वो जी भर कर बेजार हुआ। मुझे बताएं कि मैं कब जीएम बन रहा हूँ। तुमसे ज़्यादा काबिल और बेहतर ग्रेड वाले लोग हमारे पास सालों से काम कर रहे हैं। वो अभी तक इस ओहदे पर नहीं पहुँच सके जिससे ऊपर का ओहदा तुम मांग रहे हो। वेल सिंपल, क्योंकि वो रिजवान हयात के भाई नहीं और मैं आपका भाई हूँ। कुर्सी से टेक लगाकर और टांग पर टांग चढ़ा बैठे नौजवान के अंदाज में आप खुद सरीदा रहे।
یہ اپروچ درست نہیں فیضی، تمہیں تو مجھ سے بھی آگے جانا ہے بیٹے۔ مطلب آپ مجھے GM نہیں بنانا چاہتے؟ اس کے ماتھے پر بل تھے، آنکھوں میں ناگواری۔ رضوان نے تعصب و ملال سے اسے دیکھا۔ بات میرے چاہنے یا نہ چاہنے کی نہیں، بات اصولوں کی ہے جنہیں لے کر میں ہمیشہ چلا ہوں، اور اگر ان پر عمل نہ کرتا تو آج یہاں نہ پہنچ سکتا۔ میرڈ ہوتا ہے فیضی۔ میں پڑھا لکھا ہوں، بھائی کی ڈگری ہے، آپ سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یا تو میں جاہل بے ایمان آدمی ہوتا تو آپ کہتے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے میری قابلیت کے باوجود آپ ہوٹل کیوں نہیں سنبھالنے دے رہے؟ ہوٹل تم نے ہی سنبھالنا ہے فیضی۔ میرے کون سے بچے ہیں جن کے نام میں کچھ کر جاؤں گا؟ ان کی آنکھوں میں بے حد دکھ ابھرا۔ فیضان نے ہوں کر کے رخ پھیر لیا۔ اور اسی لیے میں چاہتا ہوں تم پہلے کام کا مشکل وقت گزارو، محنت کرو، پھر اونچے لیول پر آؤ۔ جو شخص ایک ہی جس میں سیڑھیاں عبور کرنا چاہے وہ سب سے اونچے زینے پر پہنچ تو جاتا ہے، مگر آگے اسے خلا ملتا ہے۔ قدم قدم زینے پر چڑھو گے تو اوپر روشن راہداریاں ہی ملیں گی، اور ان کو پانے کی خوشی بھی۔ وہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہے تھے۔ مطلب ابھی آپ مجھے اپنے شاندار ہوٹلز کے قابل نہیں سمجھتے؟ اس نے بدمزگی سے سر جھٹکا۔ ارے میں تو خوش ہوں کہ تم وہاں کام کرو گے، اور میں تو چاہتا ہوں تم کل سے ہی کام سنبھال لو، مگر نچلے درجے کا۔ وہ طنزیہ بولا۔ فیضی میں تمہیں چپراسی نہیں بھرتی کر رہا، ایک اچھی پوسٹ دے رہا ہوں، تمہیں ترقیاں بھی جلد ملیں گی، تم شیئر ہولڈر بھی ہوگے، اور جلد تم اس مقام پر۔ جانے دیں، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ مجھے اپنے بزنس میں شامل ہی نہیں کرنا چاہتے، قبر میں ساتھ لے کر جانا ہے سب کچھ۔ اٹھتے ہوئے آخری فکرہ وہ محض بھربھرایا تھا، مگر انہوں نے سن لیا، اور ان کے چہرے پر زخمی تاثرات ابھرے، آنکھوں میں گہرا ملال بھی ابھرا۔ فیضی، انہوں نے اٹھتے ہوئے اسے پکارا، مگر وہ سنے بغیر اسٹڈی سے نکل گیا۔ وہ آدھے کھڑے ہوئے واپس بیٹھ گئے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر مسلتے انہوں نے سر سیٹ کی کچھ سے لگایا۔ آنکھوں میں چبھن سی تھی، دل کو مسلتا ہاتھ اب دھیرے دھیرے ٹھہر گیا تھا۔ بہت ضبط سے انہوں نے فائل واپس اٹھائی اور اسے دیکھنے لگے۔ اینک اٹھانا وہ بھول چکے تھے۔ کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی، سڑکیں، گزرگاہیں، جھاگ سب غائب ہو رہا تھا۔ وہ ذرا چونکا، پھر تنویر صاحب کو دیکھا جو جواب کے انتظار میں تھے۔ آف کورس بھائی جی کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ میں ان کا بزنس سنبھالوں، انہوں نے خود مجھ سے کہا تھا۔ وہ بہت اعتماد سے بولا۔ ظاہر ہے تم ان کے بھائی تھے۔ تنویر صاحب نے تائیدی انداز میں سر ہلا کر آخری کروا گھونٹ بھرا۔ تپس چیک کر کے وہ ہاتھ کھینچ چکے تھے۔ فائز بنا کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر آ کر وہ کوریڈور میں نہیں رکا، اور رکا تو پارس کے آفس کے باہر۔ شیشے کے دروازے سے وہ ایک کاغذ پہ کچھ لکھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ سر ذرا ترچھا کیے، تیز تیز قلم چلاتی، وقفے کے بعد انگلی سے آگے پھسلنے والے بال پیچھے کرتی۔ وہ صبح کی اداس کھوئی لڑکی سے یکساں مختلف نظر آ رہے تھے۔ فائز چند لمحے خاموش مگر سخت نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ پارس نے سر اٹھایا۔ دونوں کی نگاہیں ملی۔ فائز جبراً مسکرایا اور احتراماً سر کو جنبش دے کر واپس پلٹ گیا۔ پارس کی ایک غلط نگاہ اس پر ڈال کر اپنے کام میں متوجہ ہو چکی تھی۔ فیروزہ مائی نے کھلے دروازے سے اندر جھانکا۔ کمرہ خالی تھا، البتہ بالکنی کا دروازہ نیم ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ قدرے ہچکچائی، چہرے پر تذبذب و ہیجان کے آثار تھے، پھر جی کڑا کر کے اندر چلی آئیں۔ بالکنی میں بچھی کرسیوں میں سے ایک پر پارس بیٹھی دور پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نہ کچھ تلاش کر رہی تھی نہ کہیں گم تھی، وہ بس اداس تھی۔ پارو بات تو سن۔ فیروزہ مائی لہجے کو خوش اخلاق بناتی ہوئی ساتھ والی کرسی پہ آ بیٹھی۔ کیا بات ہے؟ پارس نے نگاہوں کا رخ پھیرا اور اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ دیکھ، میں تیری ماں ہوں، کوئی حق کیا میرا تجھ پہ؟ ہاں؟ وہ بہت مان سے آگے ہو کر بیٹھی۔ پارس اسی طرح ٹیک کے غیر سامنے دیکھتی رہی۔ شال کے اندر سینے پر لپٹے بازوں تک میں جنبش نہ ہوئی۔ اسی طرح میں شکیل کی بھی ماں ہوں، اس کی تکلیف مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ تم صرف شکیل کی ماں ہو امی۔ دیکھ، تم اسے ناراض ہے جانتی ہوں، مگر میں نے ساری زندگی تیرا بہت خیال رکھا ہے، کیا تجھے یاد نہیں؟ مجھے کچھ بھولا ہی کب، ہر چیز یاد ہے۔ وہ تلخی سے مسکرائے۔ تو پھر یہ بھی یاد رکھ، اگر تو آج اس ہوٹل کی مالک ہے تو میری وجہ سے۔ فیروزہ مائی کے لہجے سے خوش اخلاقی مفقود ہونے لگی، اور اس کی جگہ دبے دبے غصے اور بے بسی نے لے لی۔ یہ میں تھی جس نے اس بوڑھے سے تیرے لیے ہوٹل لکھوایا تھا مہر میں۔ یہ میں تھی جس نے تجھے آج اس مقام تک پہنچایا ہے۔ میرے احسان یاد رکھ پارو۔ پارس نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ اس کی نگاہیں دور پہاڑوں پہ جمی تھی۔ سرسبز پہاڑیاں، ان کے سروں کے گرد دائرے بنائے بادل، سرمئی آسمان۔
خوبصورتی در خوبصورتی، فسوں در فسوں، راز در راز،